नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। आज दिनांक है 18 दिसंबर 2023 का अंतिम महीना। और इसमें हम अपने आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में अच्छे से विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले द हिंदू से शुरू करते हैं, उसमें जो मुख्य खबरें वो देखते हैं। तो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट खबर है और एक दुखदाई खबर भी है कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक फैक्ट्री थी नागपुर के अंदर जो एक्सप्लोजिव यानी धमाके की जो सामग्रियां होती है आर्मी के लिए वो बनाती थी, और उस फैक्ट्री में गलती से या दुर्घटनावश धमाका हो गया और जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये फैक्ट्री नागपुर में थी। इसके बाद में एक और खबर है कि जो केरल के सीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि जो राज्यपाल का जो कार्य है उसमें जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए। उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। तो वहाँ लंबे समय से विवाद चल रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, उससे संबंधित खबरें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। उसके बाद में आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, इस संगठन ने कहा है कि 2026 तक कोयले की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस कोयले की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब सब देश मिलकर फैसला भी ले रहे हैं, सब देश जागरूक भी हो गए हैं। तो अब हो सकता है कि 2026 आते आते कोयले की मांग 2.3% कम हो जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा अपनाए जा रहे हैं अलग अलग देशों के द्वारा। फिर एक इम्पोर्टेंट है काशी तमिल संगम। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने काशी के अंदर काशी तमिल संगम की उद्घाटन किया। और ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। संगमम है, ये संगम जो होता है ये इसका नाम है कि काशी और तमिल जो दो महत्वपूर्ण स्थल हैं भारत के इतिहास के अंदर, उन दोनों का संगम हो रहा है, उन दोनों के लोग आपस में मिल रहे हैं, उन दोनों का कल्चर आपस में मिल रहा है। ये एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है और इस सम्मेलन का नाम रखा गया है काशी तमिल संगम। देखिए, जो ये संगम हो रहा है, ये पहला संगम जो आयोजित हुआ था वो आयोजित हुआ था 2022 नवंबर के अंदर, और वो लगभग 1 महीने चला था। इस बार भी ये 2023 में आयोजित हो रहा है और इस बार ये दिसंबर में अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये सेकंड जो इसका जो काशी तमिल संगमम है, ये सेकंड आयोजित हो रहा है। पहला काशी तमिल संगमम 2022 के अंदर काशी यानी बनारस जो है, जो वाराणसी से कहते हैं, बनारस भी कहते हैं और काशी भी, ये तीनों ही नाम एक ही शहर के हैं। बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है, एक ऐतिहासिक महत्व भी है। तो और इसी तरह से जो तमिल है, तमिलनाडु है, उस तमिल का भी सबसे ज़्यादा महत्व रहा है सांस्कृतिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी। तो इन दोनों को मिलाने के लिए, अपने कल्चर को जोड़ने के लिए, समझने के लिए भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार इसका सेकेंड एडिशन है 2023 के अंदर। अब देखिए, भारत सरकार की एक पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक पहल भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि देश के अलग अलग भागों के अंदर जो हमारी संस्कृति है उसका आदान प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जैसे राजस्थान से मान लीजिए एक दल है या लोगों का एक समूह है, उसे भेजा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ताकि वो वहाँ की संस्कृति को समझे, कल्चर को जाने। नॉर्थ ईस्ट से लोगों का एक दल है, वो आ रहा है गुजरात में या राजस्थान में यहाँ के कल्चर को समझने के लिए। तो भारत के लोग अलग अलग भागों के अंदर जाएं, कल्चर को समझें और एक दूसरे के साथ में संबंधों को बेहतर करें। इसी उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के तहत काशी तमिल संगम का भी आयोजन किया जा रहा है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, काशी तमिल जो संगम है ना, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काशी तो उत्तर भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, और जो तमिल है, तमिलनाडु है, वो दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने का भी ये काम काशी तमिल संगम के द्वारा होता है। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जा सकता है कि काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो वो किया जाता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और शिक्षा मंत्रालय जो और मंत्रालय हैं जैसे संस्कृति मंत्रालय हो गया, इन सब मंत्रालयों के सहयोग भी ये लेता है, लेकिन जो नोडल मंत्रालय है वो है
शिक्षा मंत्रालय। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि सभी जो संस्कृतियां हैं उनको आपस में जोड़ने का काम किया जाए। आ गया समझ में। इसके अलावा इसमें दो संस्थाएं और काम कर रही हैं जो इस आयोजन को अच्छे से संपन्न करवाती है। देखिए कौन कौन सी है। एक तो है आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास है। और इसके साथ साथ जो दूसरी संस्था है वो है बीएचयू, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये दोनों संस्थाएं भी मिलकर इस कार्यक्रम के अंदर अपना योगदान देती है ताकि कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सके। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए, दोनों ऐतिहासिक स्थलों के मध्य संवाद बढ़ाने के लिए, दोनों कल्चर के मध्य संवाद को और अधिक बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम आयोजन किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। ये सेकेंड एडिशन है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय करता है और दो संस्थाएं हैं आईआईटी मद्रास और बीएचयू, वो दोनों इसमें अपना योगदान देती हैं। आ गया यहाँ तक समझ में। चलिए आगे चलते हैं खबरों के ऊपर। देखिए कालेश्वरम जो परियोजना है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है तेलंगाना की, उसको लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है। और जब आपको पता होगा कुछ समय पहले तेलंगाना के अंदर भी चुनाव हुए थे, तो तेलंगाना में जो चुनाव हुए थे ना, उन चुनावों के दौरान भी इस परियोजना को लेकर बहुत सारा विवाद उत्पन्न हुआ था। तो विवाद में हमें नहीं जाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें कालेश्वरम परियोजना के बारे में जानना है कि ये क्या परियोजना है, इसका महत्व क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। प्रश्न यही पूछा जाना है। तो देखिए कालेश्वरम जो परियोजना है वो तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। तेलंगाना राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना है। और ये जो बनाई हुई है ये किस नदी पे बनाई हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गोदावरी नदी और इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है प्राणहिता नदी। तो इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर, इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर कालेश्वरम परियोजना चलाई जा रही है। देखिए कालेश्वरम परियोजना अभी चर्चा में आ चुकी है, तो जो भी एग्जाम हमारे होने हैं उसके अंदर ये जरूर पूछी जा सकती है। तो तेलंगाना राज्य के, और इस जिले का नाम लिख लीजिए आप, भूपालपल्ली। भूपालपल्ली जो जिला है, इस जिले के अंदर कालेश्वर नामक स्थान पर, तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में कालेश्वर नामक स्थल पर गोदावरी और प्राणहिता नदी का संगम होता है। और उसी संगम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए इस परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई और परिवहन, इसके अंदर बोट भी चलाई जाएगी, और पेयजल की उपलब्धता करवाना है। तो पेयजल, सिंचाई और परिवहन की उपलब्धता करवाने के लिए ये नदी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जैसे राजस्थान के अंदर भी आपको पता है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के अंदर ये चलाया जा रहा है। गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर ये डैम या ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आ गया समझ में। अब देखिए इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये विश्व का सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है। यहाँ पानी को लिफ्ट के माध्यम से, यानी पानी को लिफ्ट के माध्यम से उठाकर प्रेषित किया जाएगा या आगे भेजा जाएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये, इसलिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। समझ में आ गई। तो अब मैं फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कालेश्वरम परियोजना अभी विवादों में है, अभी खबरों में है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले में गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी है और इसका मकसद सिंचाई, परिवहन और पेयजल की उपलब्धता करवाना है। आ गया समझ में। तो यहीं तक हमारा प्रश्न बनेगा, इसमें से हमारा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इलेक्शन कमिश्नर और जो हमारा निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के मुखिया आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और उसके साथ साथ दो इलेक्शन कमीशन भी और नियुक्त किए जाते हैं। तो इनको लेकर भी अभी बहुत सारी चर्चाएं हैं। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से, आराम से इस टॉपिक के अंदर समझते हैं। देखिए ये चर्चा में क्यों आया है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन चर्चा में क्यों आया है? तो चर्चा में इसीलिए आया है दोस्तों क्योंकि 12 दिसंबर को अभी हमारी संसद चल रही है, आप सबको पता है। तो 12 दिसंबर को राज्यसभा ने एक बिल पारित कर दिया और उस बिल में क्या कहा गया कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन हैं
कमिश्नर है यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपको पता है कि हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो इन व्यक्तियों की नियुक्ति कैसे होगी, इस नियुक्ति को लेकर संसद के द्वारा एक कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में क्या होता है आपको पता है, पहले दोनों सदनों से कोई भी बिल होता है वो पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद में वह बिल कानून बन जाता है। तो जो हमारे देश के अंदर निर्वाचन आयोग है उसके कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो आयुक्त होते हैं, यानी एक तो हमारा होता है सीईसी यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इसी आयोग में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। तो इन व्यक्तियों की नियुक्ति कैसे की जाए, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए ये बिल बनाया गया है और ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इसी सेशन के अंदर ये बिल लोकसभा से भी पारित हो जाएगा। ठीक है, आ गया ये खबरों में क्यों है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड कि क्या ऐसी विवाद इसके पीछे उत्पन्न हो गए और क्या ऐसी दिक्कत आई कि अभी ये कानून हमें बनाना पड़ रहा है। देखिए, आपने पढ़ा होगा संविधान के अंदर, संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, संविधान का अनुच्छेद 324 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो सबसे महत्वपूर्ण आयोग है हमारे देश में से, उस निर्वाचन आयोग में सबसे पहले तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। आ गया समझ में कि सबसे पहले अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक हमारा निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग के साथ साथ उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और दो अन्य जो आयुक्त होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे। तो आ गया समझ में सबसे पहले कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय निकाय है, उसमें एक कमिश्नर और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 324 अनुच्छेद 324 में क्या प्रावधान किया गया था कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और वो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा, वो कौन सी कमेटी बनेगी जो राष्ट्रपति को ये सुझाव देगी, या राष्ट्रपति किस तरह से किन व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, ये सब चीज़ें जो है संसद द्वारा अधिनियम बनाया जाएगा और उसके हिसाब से तय होगी। वापस बताता हूँ मैं, अनुच्छेद 324 जो हमारे संविधान का है वो यह कहता है कि हमारे निर्वाचन आयोग की जो संरचना है उसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो कानून के द्वारा निर्धारित की जाएगी और वो कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक अगर हमारे समझ में आ गया तो इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो इसके बाद में हम आगे समझते हैं। आपको समझ में आ गया अनुच्छेद 324 क्या कह रहा है। 324 ये कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये संसद के एक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, संविधान को लागू हुए लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं और संसद ने इस संबंध में कोई भी कानून अभी तक नहीं बनाया है। संसद ने अनुच्छेद 324 की अनुपालना के लिए इन 73 सालों में कोई भी कानून अभी तक नहीं बनाया है। और इसमें क्या हो रहा था, तो फिर इनकी नियुक्तियां कैसे हो रही थी, तो इनकी नियुक्तियां हो रही थी राष्ट्रपति महोदय द्वारा और सरकार उन्हें सलाह देती थी। सरकार सलाह देती थी और राष्ट्रपति महोदय चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो अन्य हैं उनकी नियुक्तियां कर रही थी। तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए कुछ समय पहले यानी 2015 के अंदर एक PIL दाखिल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL दाखिल हुई और वो PIL दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, अनूप बर्नवाल। तो अनूप बर्नवाल जी जो हैं उन्होंने एक PIL दायर की 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 324 है वो ये कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए संसद कानून बनाएगी, और संसद ने आज तक कानून नहीं बनाया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है।
तो आप इसे रोको। तो ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि संविधान लागू हुए अब 73 साल हो चुके हैं और फिर भी जो सबसे महत्वपूर्ण निकाय है हमारे लोकतंत्र का, या लोकतंत्र को मजबूत करने का जो एक महत्वपूर्ण निकाय है, उस निकाय की नियुक्तियों के लिए भी संसद कानून नहीं बना पाई है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अब क्या हुआ? संसद कानून नहीं बना पाई तो क्या होता है दोस्तों? संसद ने कानून नहीं बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने कानून नहीं बनाया तो हम बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम देखते हैं। आपके समझ में आ रहा है आराम से कि पीआईएल दायर की गई। पीआईएल दायर करने के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 73 साल बाद भी इनकी नियुक्तियों के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता तो लोकतंत्र के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक पहले दिनेश गोस्वामी समिति बनाई हुई है ऑलरेडी, चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति बना रखी थी, एक दिनेश गोस्वामी समिति बनाई हुई थी। इसके साथ साथ जो हमारा लॉ कमीशन है, जो हमारा लॉ कमीशन है भारत सरकार का, उसकी 255वीं रिपोर्ट थी। इन दोनों ही रिपोर्टों, इन दोनों ही समितियों की रिपोर्ट के अंदर एक बात क्या कही गई थी कि ये सुझाव देने के लिए दोनों समितियां गठित थी। और इन समितियों के अंदर क्या कहा गया था? इन समितियों ने एक बात स्पष्ट कही थी कि 324 के तहत, जो अनुच्छेद 324 है, वो उसके तहत जो नियुक्तियां होनी है, दो व्यक्तियों की नियुक्तियां होनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये तो एक बनेगा, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो दो बनेंगे। तो इन व्यक्तियों की जो नियुक्ति होनी है वो एक समिति के माध्यम से हो, वो एक समिति के माध्यम से हो। और उस समिति में कौन कौन होगा? उस समिति के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखो, प्रधानमंत्री को रखो, और इसके साथ साथ इसके अंदर लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं इनको रखो। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल आई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि संविधान लागू हुए 73 साल हो गया, लेकिन 324 जो अनुच्छेद 324 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसके अंदर यह कहा गया था कि संसद कानून बनाएगी इनकी नियुक्तियों के लिए। संसद ने कानून बनाया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम नियुक्तियों के लिए आपको एक कानून बनाकर दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिनेश गोस्वामी समिति है, उसने भी कुछ सुझाव दिए थे। लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट है, उसने भी सुझाव दिए थे। और उन्होंने सुझाव क्या दिए थे कि 324 के तहत सीईसी और इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बने, और समिति में कौन कौन हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये तीन लोग मिलकर इस समिति बनाएंगे, और ये समिति राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करेगी, और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी ना, यही प्रक्रिया आपको माननी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी आपको यही प्रक्रिया माननी पड़ेगी। अब क्या हुआ? इसके बाद में सरकार जागी। सरकार को लगा कि नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, अगर इस तरह से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने लग जाएंगे तो हमारा हस्तक्षेप कम हो जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें सरकार को लगी। तो अब आप देखो, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि 73 साल तक सरकार ने कानून बनाया नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद में इसकी नींद टूटी, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम एक नया कानून बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 324 जो अनुच्छेद है वो संसद को अधिकार देता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कानून बनाए। तो सरकार ने अब कानून बनाने की सोची। ठीक है, आ गया समझ में? अब सरकार ने क्या किया है? एक कानून बिल पारित किया है राज्यसभा से, और उसमें क्या कहा गया है? जो प्रस्तावित कानून या बिल है उसमें ये कहा गया है उसमें दो तीन बातें कही गई। देखिए, सबसे पहले क्या कहा कि इन पदों के लिए जो योग्य व्यक्ति होगा वो होगा भारत सरकार का सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा या इसके समकक्ष जो अधिकारी होगा, वो व्यक्ति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनने के योग्य होगा। पहली बात तो ये कही। फिर उन्होंने कहा एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, सर्च कमेटी बनाई जाएगी, और इस सर्च कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा लॉ मिनिस्टर। कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, और ये सर्च कमेटी 5 नाम सुझाएगी। कितने नाम सुझाएगी? 5 नाम।
आ गया समझ में। इस प्रस्तावित कानून में जो राज्यसभा से तो पारित हो चुका है ये बिल, और अब लोकसभा में जाएगा, वहाँ से अगर पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है तो ये कानून बन जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया कि भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक या इसी रैंक का अधिकारी ही ये सीईसी या ईसी बनने के काबिल है, पहली बात। दूसरा, एक सर्च कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष होंगे कानून मंत्री, वो 5 नामों को सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक बनेगी सिलेक्शन कमेटी। आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 कमेटियां बनाई हुई है, एक सर्च कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल होंगे, देखिए सबसे पहले तो होंगे प्रधानमंत्री, और फिर होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरा व्यक्ति कौन होगा, वो होगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। आ गया समझ में। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन सरकार ने अपने जो प्रस्तावित कानून है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री को जगह दे दी। बस इसी को लेकर ही विवाद हो रहा है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हो और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो कैबिनेट मंत्री है वो तो एक तरह से प्रधानमंत्री की बात ही मानेगा। तो सरकार के 2 व्यक्ति शामिल हो गए, तो अब एक तरह से निर्वाचन आयोग पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आ गया समझ में। फिर इस कानून में क्या प्रावधान किया गया है कि ये सिलेक्शन कमेटी जो इन 3 व्यक्तियों से मिलकर बनी है, ये राष्ट्रपति को सलाह देगी कि किस किस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किस व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो इसके बाद में इस तरह से नियुक्तियां होंगी। तो आ गया आपके समझ में अच्छी तरह से कि क्या क्या विवाद हैं और क्या क्या इस चीज़ों में शामिल किया गया है। कि इलेक्शन कमीशन देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण निकाय होता है। आपको पता है कि चुनाव की घोषणा करना, आदर्श आचार संहिता का अनुपालना करवाना, कार्यक्रम तय करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। और आपको पता है कि कोई भी डेमोक्रेसी हो दुनिया की, उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि जब आपने अपॉइंटमेंट में ही जब आप पूरे पूरे सरकार के हस्तक्षेप इसमें शामिल कर लिया, तो अब हो सकता है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सके। तो ये चिंताएं इसके अंदर शामिल है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ना ये चीज़। चलिए आगे चलें। अब देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। सूरत डायमंड बोर्स, तो ये दैनिक भास्कर की भी खबर है और द हिंदू की भी खबर है। इसमें देखिए क्या क्या किया गया है। सूरत के अंदर सूरत जो शहर है गुजरात का, आपको पता है, और वो पूरी दुनिया में हीरों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। सूरत जो है हीरों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिस खोला गया है एक तरह से, और उसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। वहाँ पर क्या होगा, एक हीरा व्यापार केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। हीरा व्यापार केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है और उसका नाम क्या है, सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। हीरा व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये इसकी विशेषताएं देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है सूरत के अंदर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस भी है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, अगर हम बात करें सबसे बड़ा ऑफिस दुनिया कौन सा है, तो वो यही होगा, सूरत व्यापार केंद्र या सूरत डायमंड बोर्स। और इसकी जो लागत है उसको बनाने की वो आई है 3200 करोड़ रुपए। आ गया समझ में। सूरत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। यहाँ हीरे बिकने के, खरीदने के लिए व्यापारी आएंगे, बेचने और खरीदने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है ये। और दुनिया का इसमें जो लागत आई है वो आई है 3200 करोड़ रुपए। आ गया समझ में ये खबर। इसके बाद में देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर है कि अभी हाल ही में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दिया कुमारी और जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा है, ये राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम बने थे। अब आपने जब संविधान पढ़ा होगा ना दोस्तों, तो संविधान में आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि डिप्टी सीएम
का संविधान में उल्लेख होता है। हमने उस दिन में डिस्कशन ये कर लिया था कि संविधान के अंदर डिप्टी सीएम पद का कोई उल्लेख नहीं है, या डिप्टी पीएम पद का भी कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको पता है कि डिप्टी सीएम भी बनते आए हैं और डिप्टी पीएम भी बनते आए हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जब डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, तो इस जो शपथ है इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है कि जब इस संविधान में पद ही उल्लेखित नहीं है तो इस पद की शपथ कैसे दिलाई गई। इस बात को लेकर हाई कोर्ट में सवाल उठाया गया है और अब हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन देखिए, इससे पहले भी राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे हैं, आपको पता है, डिप्टी पीएम भी रहे हैं। और ये जो इस तरह का विवाद है, ये पहली बार प्रकाश में कब आया, जब जो देवीलाल थे वो पहली बार डिप्टी सीएम बने, डिप्टी पीएम बने। जब डिप्टी पीएम बने देवीलाल, तब ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि ये जो पद होते हैं जैसे डिप्टी पीएम, डिप्टी सीएम, ये संविधान में उल्लेखित तो नहीं है और न ही इनको चीफ मिनिस्टर का कोई अधिकार मिलता है। ठीक है, आप ध्यान से सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया था, उस समय ये ऑब्जर्व किया था कि डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम का जो पद होता है वो संविधान में उल्लेखित तो नहीं है, और इन व्यक्तियों को जो डिप्टी सीएम बन रहे हैं या डिप्टी पीएम बन रहे हैं, इनको सीएम या पीएम के कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। ये पद केवल सांकेतिक पद है, केवल और केवल ये पद सांकेतिक पद है। इसलिए इस पद को उन्होंने वैलिडेट किया था और अनुमति प्रदान की थी कि हाँ, इस तरह के पद वो बना सकते हैं। हालांकि इन्हें सीएम के या पीएम के कोई भी अधिकार नहीं होते। तो इसे चुनौती दी गई है और फैसला हो सकता है इनके फेवर में आएगा लगभग लगभग। बाकी हम देखेंगे, फैसला जब आएगा उसको भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो ये थी आज की सारी महत्वपूर्ण खबरें जो हमने महत्वपूर्ण अखबारों में से देखी थी। तो वीडियो के डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।